हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टॉर्क स्लिप स्लैश स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कर्व के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता ही आ रहा हूँ कि जो टॉर्क वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे मोटर का अगर यदि परफॉर्मेंस को हम लोग को मेज़र करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टॉर्क ही होता है। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉर्क स्लिप या फिर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो उस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और उसी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे हम लोग टॉर्क स्लिप कर्व को अलग अलग जोन्स के, क्योंकि एक बार में मैं ड्रॉ कर दूंगा उसको तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, तो इस चीज़ को स्मूथ करने के लिए मैं थोड़ा सा उसको एक ब्रेक कर दूंगा स्टेप्स में, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट टॉर्क का जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन के एस आर टू ई टू स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है जनरल इक्वेशन। अब देखिएगा आर टू और एक्स टू जो है उसको हम लोग आमतौर पे कांस्टेंट मानते हैं या कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ R2 and X2 are kept constant। क्योंकि कभी भी हम लोग जब कभी भी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट मानना पड़ता है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, कि एक बार में ये भी बदल रहा है और दूसरे बार में वो भी बदल रहा है। तो किसी एक पैरामीटर को हमको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ये माना, तो इसका मतलब साफ है, क्योंकि वहाँ पे के तो कांस्टेंट है ही और जो सप्लाई वोल्टेज है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि जो के है, सॉरी जो टॉर्क है वो आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो जो टॉर्क है डिपेंड्स अपॉन स्लिप। इफ कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, स्लिप एस। ठीक तो टॉर्क स्लिप कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रीजन्स में ब्रेक कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ। सो द टॉर्क वर्सेस स्लिप या फिर स्पीड कर्व कैन बी divided into three regions। इसको ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, नंबर ए, लो स्लिप रीजन। ठीक, नंबर बी, मीडियम स्लिप रीजन। नंबर सी, हाई स्लिप रीजन। आपको पता है कि जो एस का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 तक वेरी करता है ना, तो इसी को है। 0 मतलब हो गया लो स्लिप रीजन, और मीडियम तो खैर 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, और हाई स्लीप रीजन हो जाएगा 1। ठीक तो अब देखिए, हम लोग लो स्लीप, पहला जो रीजन है उस लो स्लीप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रीजन जो है लो स्लीप रीजन, एट द रेट लो स्लीप, दैट इज, ये कब पॉसिबल है, जब एस का वैल्यू 0, दैट इज एस इज नियरली इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है, जब एन आर जो है वो एन एस के बराबर हो जाए, अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाए, तभी ना पॉसिबल है। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं जो टॉर्क हो जाएगा काफ़ी, मतलब टॉर्क से पहले हम लोग जो स्लिप का बात करते हैं, स्लिप लगभग 0, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता, काफ़ी नियर है 0 के। ठीक, तो इस पर्टिकुलर रीजन में, और ये जो रीजन होगा वो काफ़ी मोमेंट्री रीजन होगा, लेकिन इस केस में होगा क्या कि जो एस का वैल्यू वो आपका काफ़ी कम होगा। मतलब कि एस का वैल्यू ऐसा हो सकता है कि 0.000
1 के आसपास, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा वैल्यू जो कि आपका 0 के काफ़ी करीब है, ठीक। तो कंडीशन क्या हुआ कि एट लो स्लिप दैट इज एस इज नियरली इक्वल टू 0, और ये कब पॉसिबल, जब एन आर का जो है स्पीड एन एस के काफ़ी करीब हो जाएगा, ठीक। तो तो जब ऐसा रहेगा उस केस में स्लिप लो रहेगा, तो उससे जो मिलता जुलता टर्म, अब हम लोग देखते हैं, इसका बात करते हैं, जो ये रीजन है इसका। तो इस केस में देखिएगा ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपका काफ़ी कम रहेगा क्योंकि एस का वैल्यू आपका क्या है 0.001 है, ठीक है। अब यदि उसका स्क्वायर कर देंगे, इसका यदि हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगा ना, और छोटा हो जाएगा, ठीक। तो अगर यदि ऐसा है, तो अगर यदि कोई छोटा वैल्यू को यदि हम लोग ऐसे x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है उसका वैल्यू का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए x का वैल्यू हमारे x का वैल्यू जो है सपोज 5 ओम था, ठीक है, सपोज। तो अगर यदि s का वैल्यू 0.001 है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.005, मतलब कहाँ 5 और कहाँ 0.005, तो कम हुआ ना। और अगर यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो अब इस बात ये वैल्यू और कम हो जाएगा, होगा ना। तो इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे SX2 is neglected from torque equation, ठीक है, ठीक। तब इसे होगा क्या, इसे होगा कि हमारा जो टॉर्क इक्वेशन है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सिंपल कैसे, वो हो जाएगा अपन लोग का के एस R2 E2 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि SX2 तो हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे अपन लोग के पास ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और चूंकि हमारे पास जो E2 है और K है ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब E2 तो कांस्टेंट है ही, तो इसका मतलब है कि जो डेवलप टॉर्क हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्लिप के, होगा ना। मतलब इस केस में अगर हम लोग टॉर्क और स्लिप का कर्व बनाएंगे तो वो लीनियर होगा, लेकिन वो कब होगा, जब हमारा रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ। तो सो in this region the torque slip curve is linear, मतलब जैसे जैसे एस वेरी करेगा उसी हिसाब से टॉर्क वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। हम लोग सारा कंडीशन को क्लब करके एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, अभी बस खाली जान रहे हैं कि इस लो स्लिप पे ये लो स्लिप होगा कैसे, और इस लो स्लिप में हमारा जो टॉर्क है वो उसका डिपेंडेंसी एस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंडीशन खत्म। अब इसके बाद का जो कंडीशन है उसमें आप इसमें जो भी चीज़ को कांस्टेंट या फिर नेग्लिजिबल माने थे उसको हम लोग भूल जाएंगे, और हम लोग आ जाएंगे एक फ्रेश कंडीशन पे। वो फ्रेश कंडीशन क्या है, मीडियम स्लिप रीजन। मीडियम स्लिप दैट इज एस का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा कहीं पे वैल्यू है, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है ये नॉर्मल रनिंग कंडीशन पे पॉसिबल है, एट नॉर्मल रनिंग कंडीशन, नॉर्मल रनिंग मतलब कि एन आर इज स्मॉलर देन एन एस, ठीक। अब इस केस में क्या होगा कि एस का वैल्यू देखिए अब 0 से लेकर के 1 के बीच में है, मतलब कि एस का वैल्यू बढ़ रहा है, एस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ठीक। अब अगर यदि एस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो R2 है ना, इन दिस केस R2 is small
so it is neglected, so it is neglected. स्मॉल इन कंपैरिजन लिख देता हूँ, इन कंपैरिजन टू x2। अब बोलोगे सर इससे पहले क्यों नहीं किया ऐसा चीज़? तो ऐसा है कि देखिए इस कंडीशन में क्या था कि R2 का वैल्यू तो था स्मॉल, ठीक है, लेकिन जो SX2 का वैल्यू है वो काफ़ी स्मॉल हो जा रहा है, मतलब R2 से भी काफ़ी स्मॉल हो जा रहा था, इसलिए हम लोग सिर्फ SX2 को नेगलेक्ट किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि R2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग स्मॉल लेते ही है, ठीक, तो अब S का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब SX2 का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू बढ़ रहा होगा, है ना। अगर यदि ऐसा है तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में R2 को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी एक चीज़ समझिए, जब हम लोग कर्व को ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग या अपने सहूलियत के हिसाब से कांस्टेंट मान लेते हैं, तब एक हम लोग को स्मूथ ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो अगर यदि ऐसा करते हैं तो उस केस में अपना जो टॉर्क का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्क का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा के एस। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब कभी हम लोग नेगलेक्ट करते हैं ना तो उस केस में हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कभी कोई चीज़ नेगलेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो मल्टीप्लाइड वैल्यू है ना। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 इंटू अगर हम 0.001 लिखें तो ये नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर यदि ऐसा है 2 + 0.0 या फिर माइनस है तो इस केस में हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को, नेगलेक्टेड। ठीक, तो ये चीज़ है। अगर ऐसा है तो सॉरी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है सर्दी के कारण, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। एनीवेज, तो ऊपर में R2 तो रहेगा, ठीक है, R2 के साथ में E2² और E2² हमेशा कांस्टेंट ही है थ्रू आउट द ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SX2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब XB² है और SB² है, तो यहाँ से एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। और अभी जस्ट मैंने कहा कि x2 जो है मतलब SX2 का वैल्यू, सॉरी x2 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब है हमारे पास जो इस कंडीशन पे होगा R2 भी कांस्टेंट है और E2 भी कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है और X2 भी कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क हो जाएगा वो स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, होगा ना। मतलब कि जैसे ही लो स्लिप से वो मीडियम स्लिप रीजन में घुसा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो उस टाइम के बाद क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा स्लिप इंक्रीज करेगा तो टॉर्क एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंच करके फिर डिक्रीज करने स्टार्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सो इन दिस रीजन द टॉर्क slip curve is inversely related, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जो है लास्ट कंडीशन जो बचता है C एट हाई, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो पेशेंस बना करके रखिएगा, ज़रूरी है एक ही वीडियो में सबको कवर करना, नहीं तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। हाई स्लिप में क्या होगा, दैट इज S का वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब कभी भी ये तब होता है जब हमारा NR का वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 होगा, नियरली इक्वल टू 0 होगा। मतलब कहने का ये है कि मोटर रुकने वाला है, या मतलब रुकने ही वाला कह सकते हैं, मोटर इज अबाउट टू स्टॉल, अबाउट टू स्टॉल मतलब रुकना होता है, ठीक। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, मतलब इस कंडीशन को हम लोग जनरली एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है कि मोटर का जो मेन ऑपरेशन है वो रनिंग के दौरान ही है, ना रनिंग से पहले है ना रनिंग के बाद है, ठीक।
तो उस पर्टिकुलर रीजन में जब एस का वैल्यू 1 होने जा रहा है, एन आर का वैल्यू 0 होने जा रहा है, तो उस टाइम पे इंडक्शन फिनोमेना होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन पे अगर यदि मोटर आता है तो उस कंडीशन पे क्या हो सकता है कि वो ओवर हीट हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा और इमीडिएटली डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इस रीजन को हम लोग अवॉइड करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट दिस स्टेज the motor gets overloaded and can get damage if not disconnected from supply. So in this region motor generally does not operate. Motor generally does not operate. Does not operate. ठीक है, इसीलिए इस रीजन को हम लोग एनालाइज नहीं करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम लोग एस का वैल्यू को हम लोग जरूर समझ गए, जान गए। ठीक, तो ये हो गया 3 कंडीशन। अब हम लोग इस सब को मिला करके एक ग्राफ तैयार करेंगे, और वो जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा उसको मैं ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ शेप्स, ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स, नहीं सॉरी, ये लाइन ले लेता हूँ, ये आ गया। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक। अब देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। तो ये जो एक्सिस है ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, सॉरी, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, तो एक्स एक्सिस पे जनरली स्पीड या फिर स्लिप रहता है, स्पीड या फिर स्लिप रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉर्क, स्पीड या फिर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, और यहाँ पे टॉर्क रहेगा, टॉर्क। ठीक, तो ऐसा है कि स्पीड और स्लिप के बीच में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी भी स्लिप का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ध्यान से समझिएगा, तो एन आर का जो वैल्यू है वो आपका डिक्रीज करेगा, करेगा ना। तो इसीलिए हम लोग का हमेशा इन्वर्स रिलेशन। अगर यदि मान लीजिए हम लोग, अगर हम कहें कि यहाँ पे स्लिप है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो अगर इस डायरेक्शन में स्लिप अगर यदि इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक स्लिप अगर यदि इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो स्पीड होगा वो आपका डिक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, सॉरी, इस डायरेक्शन में वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं स्पीड हटा देता हूँ, स्लिप ही रखता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सॉरी, दिस इज द पेन। ये हो गया आपका स्लिप, इसको एस लिख रहे हैं हम, ठीक है। स्लिप भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ गया डॉटेड लाइन, नहीं है यार, डॉटेड, मैथमेटिक्स ऐसा है नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाथ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए आपका मैक्सिमम टॉर्क का लाइन है, ठीक है।
तो हम लोगों ने बात किया लो स्लिप का, ठीक है। तो लो स्लिप का जो रीजन है उसमें जो टॉर्क है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, लेकिन वो कुछ मोमेंट तक होगा, मतलब कि कुछ ऐसा होगा। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, स्लिप भी इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में और टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है इसी डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाकर के ये वाला, अच्छा ये मैं कह देता हूँ, ये दिस इज टी मैक्स, मतलब इतना मैक्सिमम टॉर्क कोई भी मोटर प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसका मैक्सिमम ये हो गया। तो यहाँ तक जो है मोटर चला जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन पे अपने लोग का जो मोटर जाएगा तो उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, मैक्सिमम टॉर्क कहते हैं, ठीक। और इस कंडीशन पे जो स्लिप होगा उसको हम लोग स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कहते हैं, एस एम। ये मैक्सिमम स्लिप नहीं है, याद रखिएगा, ये मैक्सिमम स्लिप का वैल्यू तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये स्लिप है उस पर्टिकुलर मैक्सिमम टॉर्क पे, ठीक। अब ये हो गया आपका लीनियर रीजन, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, जो टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है, ठीक। अब जैसे ही ये कंडीशन अराइज होगा, अब उसके बाद इसको आप मीडियम स्लिप भी मतलब सॉरी ट्रांजिशन कह सकते हैं, फ्रॉम लो स्लिप टू मीडियम स्लिप। अब क्या होगा, अब जैसे हम लोग फर्दर स्लिप को इंक्रीज करेंगे तो अपने लोग का जो मोटर का जो टॉर्क है वो आपका डिक्रीज होने चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है ना। और अगर यदि फर्दर उसको आप इंक्रीज करोगे तो वो ब्रेक डाउन टॉर्क पे चला जाएगा, मतलब ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो हालांकि हम लोग नहीं स्टडी करते हैं क्योंकि उसमें मोटर ख़राब हो सकता है, ओवर हीट हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं तक ले जा करके रख देते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका टॉर्क स्लिप का कर्व। जनरली उसको हम लोग लो स्लिप और मीडियम स्लिप पे, और यदि आइडियली देखा जाए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला हो जाएगा लो स्लिप वैल्यू, लो स्लिप रीजन, और ये हो जाएगा मीडियम स्लिप, मीडियम टू हाई स्लिप रीजन, मीडियम टू हाई स्लिप रीजन, यहाँ से, और ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, उस 1 मार्क को ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा ये 1 हो गया ना, उसको मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे ये वाला कंडीशन, ये जो है s का वैल्यू 1 है और यहाँ पे s का वैल्यू 0 है। तो इस ग्राफ को एकदम कंठस्थ रखिएगा, है ना, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब s का वैल्यू हम लोग 1 का बात करें, s का वैल्यू 1 कब होता है, जब आपका nr का वैल्यू 0 होता है। 0 मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं स्टार्टिंग कंडीशन कह सकते हैं ना। देखिए एक तो हुआ जब मोटर चला, लोड करते गए एस का वैल्यू बढ़ाते गए, तो एक पॉइंट आया जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। ये वाला पॉइंट पे मैक्सिमम टॉर्क अचीव किया, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क को अचीव किया, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ कि फर्दर हम लोग स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक। तो एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका तो अब क्या हुआ कि ये जो रीजन है, ये देखा जाए तो ब्रेक डाउन रीजन भी हो गया और स्टार्टिंग रीजन भी हो गया, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पे भी तो एनआर का वैल्यू 0 होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए, कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग आमतौर पे स्टार्टिंग कंडीशन को पढ़ते हैं, ना कि हाई स्लिप रीजन को पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, वो ये है कि आमतौर पे जो मोटर है ये इसी रीजन में काम करता है, ऑपरेटिंग रीजन हम लोग कह सकते हैं, ऑपरेटिंग रीजन, और इसको आप ब्रेकिंग रीजन कह सकते हैं क्योंकि मोटर रुकने वाला है ना, ब्रेकिंग रीजन, ठीक है। तो एक हो गया ऑपरेटिंग रीजन और दूसरा हो गया ब्रेकिंग रीजन। तो ये हो गया आपका टॉर्क स्लिप का
कर्व, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे बाकी अदर कंडीशंस को चेंज करके, जैसे कि हम लोग R2 और X2 को कांस्टेंट माना था, तो अगर यदि उसको वेरी करते हैं तो टॉर्क स्लिप कर्व पे क्या असर होगा। फिर हम लोग E2 को, उसको भी हम लोग कांस्टेंट माने थे, तो अगर यदि उसको वेरी करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक हम लोग बैलेंस तरीके से एनालिसिस करेंगे या चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में कि अलग अलग चीज़ का क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ वैल्यू मिली होगी अपने नॉलेज में, ठीक है। अगर यदि मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अदर पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। सो this is the end of the video, and please like, share and subscribe, and finally thanks for watching.